कंसेप्ट ले लिया है। हमने चार तरह के रेशियो सीखे हैं वैसे। एक था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, उसी के अंदर मैंने कवरेज बोला, कवरेज उसी के अंदर काउंट करूंगा। थर्ड आया अभी एक्टिविटी वाला। अब फोर्थ आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये है फोर्थ। इसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं, देखिए सॉल्वेंसी मतलब जिंदा रहेगा कि नहीं, ठीक है, और एक्टिविटी मतलब चल रहा है कि नहीं, ठीक है, रोटेशन है कि नहीं, और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब फायदा है कि नहीं। देखिए अगर ये वाला रेशियो अनफेवरेबल है ना, तो आप समझ ही सकते हैं सब चीज अनफेवरेबल है, बैंड बजा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब नॉर्मल बाजार में जो लोग काम करते हैं, यानी व्यापारी लोग, बिजनेसमैन लोग, उनसे बात करते हैं, और भाई कैसा चल रहा है, क्या बोलते हैं, चल रहा है। अरे चल रहा है मतलब रोटेशन चल रहा है, चल रहा है तो छाप रहा होगा, तो डायलॉग होता है हम लोग का बातचीत का। तो चल रहा है तो छाप रहा, क्या छाप रहा है यार, बाजार का हालत बहुत खराब है। तो तुम बोला अभी चल भी रहा, अभी बोलता बाजार का हालत खराब है। तो मैचिंग क्यों नहीं हो रहा? मैचिंग इसलिए नहीं हो रहा कि एक्टिविटी रेशियो फेवरेबल आ रहा है बट प्रॉफिटेबिलिटी अनफेवरेबल आ रहा है, या बहुत कम आ रहा है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है ना, प्रॉफिट में, एक बिजनेसमैन ने मेरे को बहुत अच्छा बोला, जब जब प्रॉफिट आता है तो हम लोग फिट रहते हैं, प्रॉफिट में ही तो फिट है। तो हम लोग अनफिट हो जाते हैं जब प्रॉफिट नहीं आता है। तो वी रिमेन फिट व्हेन देयर इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट रहेगा तो लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंसी रहेगा, क्या समझे? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज ऑल्सो अल्टीमेटली कनेक्टेड टू प्रॉफिटेबिलिटी। आप कैपिटल स्ट्रक्चर में उधार ले लीजिए, इक्विटी ले लीजिए, सब तभी टिकेगा ना जब प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट नहीं रहने से सारा रेशियो पे क्वेश्चन मार्क है ना। मतलब एक्टिविटी रेशियो में बहुत भीड़ लगा हुआ है डेटर का, बहुत भीड़ लगा हुआ है क्रेडिटर का, बहुत भीड़ लगा हुआ है एम्प्लॉइज का, बहुत भीड़ लगा हुआ है वर्कर का, सब सब भीड़ 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 है, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं है। तो आप इनको ग्रोथ नहीं दे पाओगे, है ना। प्रॉफिट रहने से क्या होता है, प्रॉफिट जीरो है मतलब इनका पेमेंट नहीं कर पा रहे, ऐसा मत सोचना। प्रॉफिट जीरो है मतलब सब चल रहा है, इनको जो देना था वो दे दिया, बचा कुछ नहीं। अब बचा नहीं तो इनको एक्स्ट्रा नहीं दे पाओगे, इनको एक्स्ट्रा नहीं दे पाओगे, इनमें जोश नहीं भर पाओगे, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे, ग्रोथ कैसे आएगा? तो फ्यूचर सॉल्वेंसी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। अंडरस्टूड? सो प्रॉफिट आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक बिजनेस में, और प्रॉफिटेबल बिजनेस को ही सब कोई प्रेफर करते हैं इन लॉन्ग टर्म। प्रॉफिटेबल बिजनेस को हम लोग एक अच्छा शब्द से बुलाते हैं सस्टेनेबल बिजनेस। जो बिजनेस चल रहा है बट प्रॉफिट नहीं है तो ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ओके, जो बिजनेस में प्रॉफिट है वही ज्यादा दिन चल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है, वी कॉल इट एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विच यू स्टडी इन एफएम। ओके, बाकी सब आता है बहुत इजी इजी सा आता है, बट ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक धाकड़ चीज है सीखने का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, इसका एक और नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। नाउ इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसका एक फॉर्मूला होगा विच इज बेसिकली रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट बोलिए, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए। बट एक्चुअली ऐसे वर्ड रिटर्न तो जनरल वर्ड लग रहा है ना, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? वर्ड रिटर्न बोलने से तो जनरल वर्ड है,
तो आपको तो टेक्निकल टर्म चाहिए जो इनकम स्टेटमेंट में अलग अलग नाम होते हैं। कंट्रीब्यूशन लेना है कि बीआईटी लेना है कि ईबीटी लेना है कि ईफेश लेना है, लेना क्या है यहाँ पर? तो हमारा कहना है जैसा देश वैसा भेष, माने जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर पे सब डिपेंड करेगा, जैसा डिनो वैसा वैसा न्यूमरो न्यूमरेटर, जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर, मतलब जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा रिटर्न। माने इन्वेस्टमेंट में देखना, पहला चीज इन्वेस्टमेंट में आप सोच सकते हैं इसका मीनिंग में डेट प्लस इक्विटी है, जिसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल बोल के मेरे साथ पढ़े थे, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल के पढ़े थे। मतलब किसको किसको रुपया देना है? डेट वाले को, और इक्विटी माने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, सबको, सबका रुपया देना बाकी। तो आप इनकम स्टेटमेंट को याद करो, किस रुपयों से, किस हेडिंग से इनको रुपया दिया जाएगा? सेल से? नहीं, सेल से पहले वेरिएबल कॉस्ट देना होगा, कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन से फिर आपका भाड़ा वाड़ा देना होगा, आपको इलेक्ट्रिक बिल वगैरह देना होगा। वो पहले ऑब्वियसली इन्वेस्टर को पहले पैसा थोड़ी देंगे, सब बिजनेस का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो पहले देंगे। तो आया क्या? ईबीआईटी। अब ईबीआईटी से ही उसी इनका पेमेंट स्टार्ट होता है ना। डेट वालों को इंटरेस्ट देना है और फिर इक्विटी वालों को डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। तो न्यूमरेटर क्या होगा? ईबीआईटी। अब इसी में कुछ लोगों का कहना है कि ईबीआईटी से क्या क्या पेमेंट होता है आपको याद हो, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद टैक्स, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आता है इक्विटी डिविडेंड। तो कुछ लोगों का कहना है कि यार हम लोग तो डेट वाले इक्विटी वाले बीच में टैक्स का भी तो पेमेंट घुसा हुआ है, तो उसको भी हटा दीजिए। तो कुछ लोगों ने बोला ईबीआईटी माइनस टैक्स करो। हालांकि ईबीआईटी से पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। फिर क्या माइनस होता है? टैक्स। बट कैलकुलेट क्या करना है? ईबीआईटी माइनस टैक्स। इसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। ये पहले भी एक जगह बताया था मैंने, ईबीआईटी माइनस टैक्स। दूसरा दूसरा कहना है कि डिनोमिनेटर में इक्विटी है। इक्विटी माने इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, तो दोनों को पैसे देने हैं। कहां से देते हैं? सिर्फ इन दोनों को देना है, पैट से। वेरी गुड। तीसरा डिनोमिनेटर में माने, मान लीजिए सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी गायब कर दिया, तो क्या देना है? ईफिश। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो तीन वर्जन एप्लीकेबल है। सर कुछ नहीं बोले तो कौन सा एप्लीकेबल है? फर्स्ट वाला लिख लीजिए। नेक्स्ट, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेके चलने हैं while calculating ROCE। precautions while calculating return on capital employed। नो व्हाट, इंटरेस्टिंगली ये बात प्रोफेशनल एग्जाम में काफी जगह पढ़ाया ही नहीं जाता, बट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंसेप्चुअली बनते हैं, नहीं बताया जाता कई जगह। तो काम चलता है सबका, 100% कौन जानता है दुनिया में, पास तो हो जा सकता है, कौन सा 100 में 100 लाना है सबको। बट ये जानकारी में रखोगे
तो आपको एडवांस लेवल एफएम पढ़ने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला चीज न्यूमरेटर को लेके बात करेंगे कि जो इनकम वाला बात है, यानी कि रिटर्न वाला बात, दैट शुड बी ऑब्वियसली, आप लोग क्लिक कर गया मेरा नाम लिखते ही, इट शुड बी ऑपरेटिंग इनकम। मतलब क्या हुआ, क्या चीज उसमें नहीं होना चाहिए? नहीं, नॉन कैश नहीं बोलना, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग माने जिसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, या कभी कभी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम आ गया, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा लग गया, उसको हटा देना है। सर जैसे कि जैसे कि आपने डिविडेंड रिसीव किया, ओके, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, हाँ, बट डिविडेंड रिसीव किस लिए किया? आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से डिविडेंड आ गया, तो सवाल उठता है क्या आपका मेन काम इन्वेस्टमेंट करने का था? नहीं, हम तो जूता बनाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्यों किया? मतलब पैसे पड़े थे तो कर दिया, तो उसमें इनकम आ गया। तो वो जो इनकम आया वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ओके, क्योंकि आपका इसका बिजनेस नहीं था। आप सोचिए, अगर हम एक ऐसी कंपनी ही है जिसका जूता बनाने का काम नहीं है, जिसका काम ही है रुपया लेके इन्वेस्ट करना और इनकम कमाना, जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है बहुत सारी, तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज का काम ही यही है, उसमें इनकम आया तो वो ऑपरेटिंग इनकम है। मतलब ऑपरेटिंग क्या है नहीं है वो सिनेरियो डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते। ऑपरेटिंग इनकम मींस मेन एक्टिविटी का इनकम, जिसके लिए आप जाना जाते हैं उसी का इनकम होना चाहिए। और कभी कभी बिजनेस करते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम भी आते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस भी होते हैं। जैसे कि कोई केस जीत गए, इनकम आया, कोई केस हार गए, नुकसान हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गया तो नुकसान हुआ, या नेचुरल कैलामिटी का कोई मुआवजा मिला तो इनकम हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ तो वो सब आपका कैलकुलेशन से बाहर रहना चाहिए। सो प्रिकॉशंस आर, इट शुड बी ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज एक्सक्लूड क्या क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड expenses. Example, abnormal accidents, calamity, relief received, lawsuit, dividend received for non-investment companies, etc. Dividend received for non-investment companies, etc. ध्यान रहेगा इनकम में क्या आना है क्या नहीं आना है, ठीक है। नंबर 2, जब आप डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट प्लस इक्विटी माना जा सकता है। और डेट प्लस इक्विटी निकालने का एक और तरीका था ना, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, यानी फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, याद है आपको? तो जो फिक्स एसेट आपने यहाँ पे लिया वो हो सकता है आपका सालों पुराना फिक्स एसेट हो, जो बहुत ही सस्ता एक्वायर किया गया था, ओके। तो अगर उसका ओरिजिनल कॉस्ट ही आप अभी भी कंसिडर कर रहे हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया वो ऑब्वियसली हाई दिखेगा। नहीं समझे? अरे मैंने एक अपना ऑफिस ले रखा है फॉर एग्जांपल, वो
10,000 स्क्वायर फीट है जो हमारे को कोई लॉटरी फॉटरी में 5 लाख में मिल गया था, बट उस बात को हो गई आज 20 साल। आज उस ऑफिस का कीमत 50 करोड़ रुपया है। अब मैं कमा रहा हूँ, सोचिए 5 लाख रुपए का वैल्यूएशन रखो और मैं कमा रहा हूँ 3 लाख रुपया, तो क्या दिखेगा? 60% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ह्यूज रिटर्न। बट ये ऑफिस का आज मार्केट में वैल्यू 50 करोड़ है। हिसाब से देखें तो कमाई तो ये आज की है और ये एसेट वैल्यू 20 साल पहले का है, और आज का वैल्यू 50 करोड़ है। तो हम तो एक्चुअली 50 करोड़ से 3 लाख रुपया कमा रहे हैं। अब देखिए शर्म आ जाएगा, क्या बिजनेस चला रहे हैं। तो हम लोग कोई अकाउंट्स थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं बिजनेस कैसा चल रहा है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं ना। आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट डूइंग अकाउंट्स। अकाउंट्स बोलता है कि भैया पड़ा रहने दीजिए, रिवैल्यू मत करिए, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि जो चीज मिली है उसका कीमत क्या चल रहा है और उससे फिर क्या कर पा रहे हो। तब अगर जैसा कीमत आज का है उसको आप समझ के अपना बिजनेस में रिटर्न ला पा रहे हो, तो हम समझेंगे आपको बिजनेस चलाना आ रहा है। अब आपको फ्री में कोई चीज मिल गया तो आप कुछ भी मत कमाइए, तो भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड खराब क्या है? करेक्ट। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए? जो एसेट्स है उसको करंट मार्केट वैल्यू पे लाके कैपिटल एम्प्लॉयड को सोचा जाना चाहिए। लॉजिकल है ना? लिखिए, फिक्स्ड एसेट्स शुड बी valued at replacement cost ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बिजनेस का फिक्स्ड एसेट का जो टोटल है उसमें कुछ ऐसे एसेट हैं जिसका बुक वैल्यू एग्जिस्ट करता है बट वो एसेट यूज ही नहीं होता, पड़ा हुआ है, तो एसेट का लिस्ट में तो आएगा। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदे हुए थे, अब रखा हुआ ही रहता है, वो यूज ही नहीं आता। कोई गेस्ट हाउस लिया हुआ है, वो रखा हुआ ही है, यूज ही नहीं आता, बंद पड़ा है, तो एसेट का लिस्ट में तो आ रहा है और बहुत दिन से यूज नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में गिने। क्या बोलता आपका मन? क्या आप उससे बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। तो लॉजिकली वो फिक्स्ड एसेट का लिस्ट में है, बट उसको आइडल एसेट बोलकर आपको लिस्ट से हटा के सोचना चाहिए। अरे आप अकाउंट से मत हटाइए, बैलेंस शीट में रहेगा, हमारे एनालिसिस से हट जाएगा, क्योंकि आप उसको बिजनेस में जब यूज ही नहीं करते तो उससे क्यों कैपिटल एम्प्लॉयड गिनते हैं? करेक्ट। मतलब जो यूज कर रहे हैं उसका रियल वैल्यू लीजिए, यानी मार्केट वैल्यू लीजिए, और जो है आपके पास बट यूज ही नहीं करते आप, वाइडल पड़ा हुआ रहता है, तो उसको लेते ही क्यों है? तो बिजनेस में यूज नहीं है ना। आप वर्ड को पकड़ो, कैपिटल एम्प्लॉयड माने कैपिटल यूज्ड इन बिजनेस। अब कैपिटल यूज मतलब पैसे लग गए तो यूज हो रहा है, ऐसा नहीं, वो सच में यूज होता हुआ दिखना चाहिए। करेक्ट। तो तीसरा नंबर पॉइंट आता है, आइडल एसेट्स शुड बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, आइडल एसेट मतलब ये समझना जिसका कोई यूज ही नहीं है। ओके। बट देर इज अनदर टाइप ऑफ एसेट कॉल्ड एज स्टैंड बाई एसेट। ये क्या होता है? ये रखा हुआ एक्स्ट्रा कि कभी जो मेन मशीनरी या धोखा दे दिया तो उसके बदले उसको यूज कर लेंगे, और हालांकि साल भर में एक बार भी यूज नहीं आया तो उसको ले कि हटा दे, लेना चाहिए। लॉजिकल है ना? जैसे हमारे एसजीसी में हमारे पास एक एक क्लासरूम के लिए 3 प्रोजेक्टर है, 3 3 लैपटॉप है, 6 6 माइक है,
सब है, रखा हुआ है। तो क्यों रखा हुआ है? क्योंकि क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खराब हुआ तो रिपेयर वाला कब आएगा? नहीं आएगा। और तुरंत नया कहाँ से लाएं? तो हम लोगों के आदमियों में ही इतना टैलेंट है कि खराब हुआ, नहीं तो सर में ही इतना टैलेंट है, सब इंजीनियरिंग जानते हैं। आदमी नहीं करेगा तो हम कर देंगे। आपका क्लास हैम्पर नहीं होने देंगे। वे प्रोजेक्टर अचानक खराब हुआ, खोलेंगे नया लगा देंगे। माइक खराब हुआ, निकालेंगे नया डाल देंगे। सब चीज डबल ट्रिपल रखे हुए हैं कि कोई प्रॉब्लम किसी तरीके से ना आ जाए। तो वो आइडल नहीं है, वो क्या है? स्टैंड बाई है। तो स्टैंड बाई एसेट इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखिए बट स्टैंड बाई एसेट्स शुड बी इंक्लूडेड। एसेट्स नहीं लिखकर आप इक्विपमेंट्स लिख लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एसेट बोलने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। शुड बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट, फिर एसेट का लिस्ट में से व्हाट डू यू थिंक? इनटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, हाँ, फिक्स्ड एसेट में तो आता है, लेना चाहिए क्या? हाँ, अच्छा, और फिक्टिशियस एसेट जैसे कि, हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, आना चाहिए क्या? फिक्टिशियस एसेट तो मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन में ही समझा दिया था कि फिक्टिशियस एसेट नहीं आना चाहिए, उसको आप रिजर्व से राइट ऑफ कर लीजिए। बट सवाल उठता है, गुडविल आना चाहिए क्या? पेटेंट ट्रेडमार्क आना चाहिए क्या? कोई इफेक्ट नहीं, भ्रम है आपका। जो गुडविल एक्चुअली बुक्स में होता है वो क्या चीज का गुडविल होता है? वो परचेज गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होता। और बिजनेस चलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे, खुद के नाम पे। बुक्स में गुडविल कुछ भी लिख दे, क्या कस्टमर को वो गुडविल देख के आते हैं? उसका कोई मापदंड है? वो गुडविल होता है एक्चुअली, आप कोई एक्विजिशन किया किसी कंपनी का, तो उसके बदले उसका जो एसेट्स आया, आपको अमालगमेशन में पढ़ाएंगे सर अकाउंट्स में, कोई कंपनी को एक्वायर कर लीजिए आप अपने आप में, उसका सारा जो एसेट लायबिलिटी आप लेके आए, उसका नेट बैलेंस 50 लाख आता है, आप 60 लाख दे आए, तो क्या चीज का 10 लाख एक्स्ट्रा दे के आए? उसका गुडविल का। तो वो गुडविल ही आप बुक्स में लिखते हो जो धीरे धीरे राइट ऑफ करते हो। तो उससे क्या धंधा आपका जोर हो जाएगा? हाँ, उससे आपका रिटर्न ज्यादा आने लगेगा। स्नैपडील ने फ्री चार्ज को एक्वायर किया था 5,000 करोड़ में। 5,000 करोड़ था कि 1,200 करोड़ था, ऐसा कोई फिगर था, मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ था। और ये स्नैपडील जो बिजनेस है वो बैठा हुआ है, वो बंद हो जाएगा कुछ दिन में, ऐसा हालत है ना। फास्ट फैला हुआ है कि तुरंत तो बंद नहीं होगा, अगर नहीं संभाला समय पे तो बैठते बैठते खत्म हो जाएगा। कोई और आके उसको एक्वायर कर लेगा। बंद क्या होता है ना कि फिर वो कंपनी बिक जाती है, कोई और उसको ले लेता है। बंद तो नहीं होता ऐसे इतना बड़ा फैला हुआ कंपनी। बट द आइडिया ऑफ दिस इज दिस, एक्विजिशन से गुडविल मिलता है, बट उस गुडविल से आपका बिजनेस चल रहा है कोई जरूरी नहीं। ओके, एसजेसी का लोगो आपने देखा है ना? हाँ, देख लीजिए मैट में, सामने दिख रहा है ना नीचे, वीडियो में यहाँ पे दिख रहे हैं भाई, ये वीडियो में ये जो लोगो है ये रजिस्टर्ड लोगो है, ये डिजाइन सर की है। सर मजाक कर देना आपने। ये आपको मैं बताऊं, मैंने ही सोचा था लोगो कि मैं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ पढ़ाई कराऊं जिसमें किताबों से जो दुनिया निकलती है वो आपको दिखा पाऊं। तो किताब मैंने बनाया और दुनिया दिखाई आपको। किताबों की एक दुनिया है, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, उसको दिखाने वाला एसजेसी है। तो ऐसा मैंने एक डिजाइन बना के पेपर में एक डिजाइनर को दिया कि कुछ बना के दिखाइए, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है। और वो जो बना दिया उसको फ्रीज कर दिया और फिर इसको रजिस्टर करा दिया, इसका ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क बोलेंगे, ये रजिस्टर्ड है, इसका
आर हम लोग को लिखना चाहिए, बट आर लिखने से लोगों का डेकोरम चला जा रहा था। तो शुरुआत में कुछ मैट में लिखवाया मैंने, बट दिखने से फिर क्या ना, लोगों का जो एक लुक है वो खत्म हो रहा था। अब आर कहीं चुपके से लगा हुआ, मतलब कि जैसे सुंदर सी लड़की के कोई सिंग आ गया ऐसा फील आ रहा था मेरे को। तो मैंने हटा, आर बार रजिस्टर्ड है तो मेरे लिए है, और रजिस्टर्ड है तो कौन सा 10 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ रहा है। अब लोगो मेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उससे स्टूडेंट आएगा कि नहीं, उससे फर्क पड़ेगा क्या? अरे लोगो होना चाहिए, इंप्रेशन होना चाहिए, खत्म। कोई अगर इसको कॉपी मारेगा तो रजिस्टर्ड वाला हम लोग नंबर लेके केस कर सकते हैं, करेक्ट। तो रजिस्टर्ड है उतने मैंने उसको हटा दिया यहाँ सारे जगह से। कुछ दिन रखा था, कुछ कुछ मैट में अभी भी कहीं पड़ा हो तो ध्यान नहीं है मेरे को, बट ये लोगो हमने बना दिया। इस लोगो को रजिस्टर कराने का 40,000 रुपया लगा। बुक्स में एसेट बोल के है, ठीक है। तो क्या इससे रिटर्न आ रहा है? सोचिए ना, आप बोलते इसको कैपिटल एम्प्लॉयड में ले लीजिए, क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड है? क्या कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? जिससे कि हमारा बिजनेस चले, बढ़े, उसमें फ्यूल की तरह वो काम करे। ये तो हमने अपने सिक्योरिटी के लिए करा लिया। व्हाट इज ट्रेडमार्क? इट इज माई सिक्योरिटी, कि कोई इसको कॉपी न कर सके। ओके, तो द थिंग इज ट्रेडमार्क इज व्हाट? इट इज जस्ट अ नॉमिनल एसेट, आई कैन से। नॉमिनल एसेट मतलब नाम का एसेट। इट इज नॉट माई रियल एसेट विच इज माई capital employed. Okay, so that way I want you to write goodwill, patent, trademark should be excluded. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन डाला, अगर ऐसा ट्रेडमार्क है, कई बार ऐसा होता है कंपनियों में, कि ट्रेडमार्क वो लोग अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते हैं और फिर उस ट्रेडमार्क को भी बेच देते हैं। पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते तो उसका पैसा लग गया, तो पेटेंट मेरे बुक्स में आ गया, बट वो पेटेंट का एक सेल वैल्यू है कि हम किसी को दे देना, वो खड़े खड़े अरबपति बन जाए। अगर ऐसा कुछ है, मतलब उसका कोई पोटेंशियल है, तो लीजिए, और ऐसी बुक का एक एंट्री है तो मत लीजिए, करेक्ट। अनलेस अनलेस दे हैव अ पोटेंशियल सेल्स वैल्यू। ओके, होता है बहुत सारा बिजनेस में होता है। कुछ लोग जैसे अपना अपना पेटेंट को भी बिजनेस एसेट की तरह यूज करते हैं। कोको कोला की जो कंपनी है, कंपनी कोई भी फैक्ट्री नहीं खोलता। फैक्ट्री तो राम श्याम जदू मधु खोलता है। कोको कोला कंपनी ने खाली रिसर्च करके अपने नाम पे एक फॉर्मूला बना रखा है, जिसको पेटेंट करा रखा है। उस रिसर्च का जितना कॉस्ट लगा, पेटेंट का जितना कॉस्ट लगा, उसको मिलाकर वो अपना बुक्स में एसेट दिखा दिया, धीरे धीरे राइट ऑफ करता होगा। और वो फॉर्मूला किसी के हाथ लग जाए, कोई उसका नाम अपना कोको कोला का निकलवा के अपना डलवा दे, तो वो तो बन गया $1,000,000, मिलियन क्या, $1,000,000,000, बिलियन भी कम बैंक, कितना अरब खरब का उसका वैल्यू है। कि वो फॉर्मूला मेरा है, तो भाई अब जितना दुनिया में कोक बनता है वो सब मेरे से पूछ के बनाएंगे, वरना मैं केस ठोक दूंगा, खत्म हो गया। तो ऐसा जो बिजनेस चलाते हैं, उनका जो पेटेंट कराया हुआ है, वो पेटेंट उनका कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओके, नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स में नहीं आता है। अब एसजेसी का कितना गुडविल है भाई, कहाँ कहाँ इसके स्टूडेंट्स पहुंच गए, उसका मैं वैल्यूएशन कैसे करूं? नहीं, गुडविल जनरेट जो होता है वो अलग चीज होता है। आप एक कोक ने अपना, आप ऐसा सोचिए, आप अकाउंट्स को नहीं सोच पा रहे। कोक ने अपना पेटेंट मुझे दे दिया, ठीक है, लीजिए सतीश सर, आप भी अपना बिजनेस में चार चांद लगा लीजिए।
वो कुछ 100 करोड़ में दे दिया मेरे को। मैं 100 करोड़, उसका जितना में बना हुआ था, मान लीजिए उसका 10 रुपया में बना हुआ था, 10 रुपया में ही बना लिया था, उसका बुद्धि चला 10 रुपया में बना लिया और उसका वैल्यू 100 करोड़ लगा के मेरे को भेज दिया। तो उसके घर में इनकम आया ना, उससे मेरे को क्या लेना देना। मेरे यहाँ पे 100 करोड़ से खर्चा हुआ। अब उस 100 करोड़ से अगर मैं कोई पोटेंशियल बिजनेस जनरेट कर पाता हूं तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। बट मैं तो बुक्स में खाली लिख के रखा हुआ हूं और मेरा बिजनेस अभी भी पढ़ाने का चल रहा है, तो वो बेकार का चीज लिखा हुआ अपने बुक्स में। उसका इनकम जो आया उससे मेरा गुडविल थोड़ी बना। और इस 100 करोड़ से, हाँ भाई सर ने एक सारे न्यूज़पेपर में छप गया कि सतीश सर बॉट 100 करोड़ में कोका कोला का फॉर्मूला, तो छप गया, तो सब स्टूडेंट के दिमाग में एक भरोसा बैठ गया कि हाँ बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सही पढ़ाता है, तो स्टूडेंट बढ़ गए। तो आप बोल रहे गुडविल बढ़ गया। अब वो गुडविल जो बढ़ गया उसका आप अपने बुक्स में लिखिए और कैपिटल एम्प्लॉयड में लीजिए। तो वो गुडविल का मापदंड कैसे करें, कितना रुपए का गुडविल आया मेरे को थोड़ी पता चलेगा। आई कैन नॉट मेजर इट, इसलिए वो बुक्स में नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट, किसी भी तरह का फिक्टिशियस एसेट एक्सक्लूड करना ही है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट्स मेड आउटसाइड द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स मेड आउटसाइड द बिजनेस वो भी एक्सक्लूड करना है, तो आपको पता है। कैसे पता है, याद है ना आपको? नहीं याद है? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स मैंने सिखाया था क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन में। कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन जब बैलेंस शीट बना के आपको दिखाया था ऐसे, लायबिलिटीज और एसेट, याद आ रहा है? तो लायबिलिटी में मैंने लिखा था इक्विटी होता है, इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स होता है, और उसके रिजर्व्स में ही लेस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स, इसी में फिक्टिशियस एसेट्स लेस कर देते हैं, तो जाके आपका इक्विटी आता है। तो बेसिकली यही तो समझना है कि एसेट से ये दोनों को हटा देना है ना। तो वही चीज वापस से लिखा गया है, फिक्टिशियस एसेट एक्सक्लूड करो, इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड द बिजनेस भी एक्सक्लूड करो। ये ज्ञान ऑलरेडी आपको पहले से दिया जा चुका है। और उसी के साथ लास्ट 7वां नंबर, ऑल करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी शुड ऑल्सो बी रीवैल्यूड। जैसे मेरे बुक्स में क्रेडिटर का लायबिलिटी लिखा हुआ है 5 लाख, बट मेरे को लग रहा है कि ये क्रेडिटर 5 लाख में मानेगा नहीं, इसको 6 लाख देना पड़ेगा। बट वो 1 लाख मैंने बुक्स में प्रोवाइड फॉर नहीं किया अभी तक, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था। बट अकाउंट्स का एविडेंस अलग तरीके से चलता है। एफएम का एविडेंस में अगर आपको पता चल रहा है कि 1 लाख और देना ही पड़ेगा, तो आप ले लीजिए, एडजस्ट करिए, सब लायबिलिटीज को रीवैल्यू करिए। एक और इंटरेस्टिंग बात कि एनी बैंक बैलेंस विच इज अबव द नॉर्मल लिमिट, जैसे कंपनी का नॉर्मल बैंक बैलेंस चलता है 5 लाख के अंदर है, 10 लाख के अंदर है, आज इस बार आप जब बुक्स का डिटेल उठाए उस दिन बैंक बैलेंस 50 लाख दिखा रहा है। एनी बैंक बैलेंस विच इज अबव द नॉर्मल लिमिट इज एन एबनॉर्मल थिंग, तो उसको भी हटा देना है। वो किस कारण से आया वो पता चलेगा बाद में, जरूर उसका कोई वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम का कोई कारण होगा। हो सकता है आपने कोई केस जीता था उसके पैसे आए हुए, हो सकता है कोई एसेट आपने अभी अभी बेचा है उसके पैसे आए हुए, तो वो सब नॉन ऑपरेटिंग है। एसेट बेचने का काम थोड़ी करते हैं आप तो अपना मेन एक्टिविटी चलाते हैं। एसेट कभी कोई बिकता है तो एक बार पैसे आए हुए होते हैं ना, तो पैसे तो फिर थोड़े दिन में चले जाएंगे। सो वी से एनी बैंक बैलेंस above the normal level, above the normal level should be excluded. देन एक लास्ट बात आती है कि कई लोग बोलते हैं जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं आप, वो कैपिटल एम्प्लॉयड कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता एक बिजनेस में, हमेशा वो बढ़ता घटता रहता है। क्योंकि आप कभी एक्स्ट्रा रुपया आपने
लेके अपने उधार में ले लेते हैं, कभी आप किसी का रीपेमेंट कराते हो, कभी आपके कोई एसेट अचानक से आइडल हो जाते हैं, तो कभी वो यूज में आने लग जाते हैं। तो द आइडिया इज, हमेशा ध्यान रखो कि कैपिटल एम्प्लॉयड फ्लक्चुएटिंग चीज है, वो कांस्टेंट चीज नहीं है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो एवरेज लीजिए। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड इफ नॉट कांस्टेंट शुड बी एवरेज्ड आउट। तो इसमें एवरेज करने का दो तरीका बताया गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑप्शन वन, आप समझ ही गए क्या करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, and then there is option 2, which is one interesting thing. It is opening capital plus half of PAT. ओके, इंटरेस्टिंगली ये सारी बातें सम्स में यूजुअली यूज नहीं होती है, बट नॉलेज लेवल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे कभी भी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, और बातें इतनी ऑब्वियस सी है कि आप अगर कभी क्वेश्चन में फेस करोगे ना, तो आपको खुद ही क्लिक कर जाएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आइडिया ये था इतनी सारी बातों से कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वही अमाउंट जो बिजनेस में यूज होता है और आपको रिटर्न लाने के लायक बनाता है, बस सीधा सा बात। इधर उधर का चीज जो आते रहता है जाते रहता है वो सबको आप हटाइए। ओके, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट रेशियो में चलते हैं। इस कैपिटल एम्प्लॉयड का ही वेरिएशंस है। वेरिएशंस ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर। तो अगर डिनोमिनेटर में इक्विटी यूज हो रहा है तो ऊपर क्या यूज होगा, इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, तो ऊपर क्या आएगा, पैक्ट। इक्विटी का दूसरा नाम है नेटवर्थ, तो इसका नाम पड़ गया रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये बहुत कॉमन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी। Then there is another variation, return on operating assets. ऑपरेटिंग एसेट समझ ही गए होंगे आप, ये तो क्लियर होगा अभी तक। व्हाट आर ऑपरेटिंग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, बट उसमें वही सब आएंगे जो जो आपके बिजनेस में नॉर्मली यूज होते हैं, वही प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए। बट इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आएगा नो पैट। नो पैट माने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो मैं ऊपर में भी लिखा दिया, ऊपर में भी यही बताया ना कि अर्निंग्स मतलब कौन सा अर्निंग्स लेना है, ऑपरेटिंग अर्निंग्स लेना है। नॉन ऑपरेटिंग को हटाया ना, तो नॉन ऑपरेटिंग को हटाने के बाद जो बचा वो क्या बोलता जाता है, नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाई ऑपरेटिंग एसेट्स। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो इसमें वापस से स्ट्रेस नहीं देना है। नो पैट का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
क्या होता है ना, नाम देख के हम घबरा जाते हैं कई बार कि ये क्या दे दिया, नो पैक्ट। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में तो पहले से भी बात हो चुकी है। ओके, there is one very interesting study related to analysis of return on capital employed. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जानने का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट डू यू से? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं ओवरऑल तरीके से, यही तो जानना चाह रहे हैं। बट होता क्या है, यू नो, इट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो कभी ये ध्यान रखना, प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द सोल जजिंग फैक्टर वेदर बिजनेस इज रनिंग गुड और नॉट। आइडियली, एज वी हैव सीन इन प्रीवियस सेगमेंट ऑल्सो, कि आपको बिजनेस चल रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए उसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखना पड़ता है, उसका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी देखना पड़ता है, उसका एक्टिविटी भी देखना पड़ता है, फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना पड़ता है। खाली एक सेगमेंट को पकड़ के कोई नहीं जान सकता कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। करेक्ट? तो बिजनेस चल रहा है कि नहीं उसको जानने के लिए आपको सब देखना पड़ता है। हो क्या रहा था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके जब हम लोग चल रहे थे तो फिर वो अकेला सा हो गया। ऐसा हो गया कि अकेले से काम भी नहीं हो रहा, ये बता नहीं पा रहा कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं। तो एक कंपनी है यूएस में, आज भी है, उस यूएस कंपनी का नाम है डू पॉन्ट। ओरिजिनल नाम बहुत बड़ा सारा है। डू पॉन्ट यूएस बेस्ड एक कंपनी है। ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, मतलब प्रोफेशनल लोग हैं, सब अकाउंटेंट या मैनेजमेंट वाले लोग, जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों को आज भी कंसल्टेंसी देती हैं। ओके, कि आपको अपना बिजनेस कैसे चलाना चाहिए। अकाउंटिंग नहीं करती, उनको कंसल्ट करती है कि आपको अपना बिजनेस कैसे चलाना चाहिए। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी में इन्होंने काम किया है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जब ग्रो कर रहा था, तो आपको पता है क्या उनका स्टोरीज में, कि वो स्टार्ट किए थे पॉलिस्टर का बिजनेस। गुरु पिक्चर देखा है क्या? अभी तक नहीं देखा? क्या कर रहे जिंदगी में, क्या कर रहे बताओ? खाली वो बद्रीनाथ की दुल्हनिया, वो भी नहीं देखा? तो कर क्या रहे जिंदगी में? खाली पढ़ पढ़ के मर जाएगा। ये जो एज है वापस नहीं आएगा भाई। गुरु गुरु पिक्चर नहीं देखा अभी तक तो मिस किया कुछ। अभिषेक बच्चन एक ही पिक्चर तो आज तक जिंदगी में किया है ढंग का। मेरा फेसबुक प्रोफाइल में मैं गुरु का एक आज तक लगा रखा हूं कवर पेज, वो भी नहीं देखा बोल। तो ये है कि आप दुनिया में अपनी दुनिया बना रखें, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। देखो देखो जल्दी आज ही जाके काम खत्म करो, चेकलिस्ट बनाओ। अगर गुरु देखे बिना कहीं चले गए तो दुनिया वाले बोलेंगे कि भैया क्या करके आया। ऊपर भी हिसाब देना पड़ता है जाके, इतना मौका दिया गया तो गुरु पिक्चर भी नहीं देखा। वो एक्चुअली धीरूभाई अंबानी का लाइफ स्टोरी को कॉपी किया गया है। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग उसके डायलॉग्स हैं, मतलब पूरा ऐसा फील होता है कि हाँ धीरूभाई अंबानी कैसे ग्रो किया होगा। सो उसमें ये आपको बता दिया जाए, धीरूभाई अंबानी जी पहले तो नौकरी करते थे कहीं अरब कंट्री में, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। फिर वहीं खुन्नस खा गए कि अब अपना भी कोई पेट्रोल का ही धंधा होगा। तो वापस जब इंडिया आके बिजनेस करना शुरू किए तो कैपिटल नहीं मिला। पहला कैपिटल जुगाड़ किए दहेज से। वो अपने ससुर जी से मिले तो ससुर जी, मतलब उनकी जो वाइफ कोकिला बेन, वो आज भी अलाइव है, उनको देखने भी नहीं गए। ससुर जी बोले 25,000 रुपया दूंगा मेरी बेटी से कोई शादी कर ले, तो वो तुरंत मान गए, मैं कर लूंगा। 25,000 मिलेगा ना, तो दिमाग में ऐसा कीड़ा था बिजनेस करने का। तो वो 25,000 लेके बिजनेस शुरू किया, और पहला बिजनेस पॉलिस्टर का ट्रेडिंग। पॉलिस्टर समझते हैं? कपड़ा, एक फॉरेन का कपड़ा है बेसिकली, समझ लीजिए।
टेक्सटाइल कपड़ा जो थोड़ा सॉफ्ट जैसा होता है, बट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता, प्लास्टिक ओरिएंटेड कपड़ा आप ऐसा समझिए, बट सस्ता बहुत होता है। तो उस समय इंडिया में आना ही शुरू हुआ था, उसका स्टॉक मार्केट जैसा ट्रेडिंग चलता था, लोग ऑक्शन करते थे उसका, फिर फैक्ट्रियों में वो खरीद लिया जाता था लॉट का लॉट, और उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। तो पॉलिस्टर बेचते बेचते वो पॉलिस्टर की फैक्ट्री डाल दी, और फैक्ट्री डालने के बाद वो अलग अलग तरह का कपड़ा बनाने लगे, टेक्सटाइल मिल्स बनाए, वहीं से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन बिजनेस शुरू हुआ टेक्सटाइल से। और पहला जो ब्रांड उन्होंने बनाया उसका नाम था विमल। विमल तो सुना है, विमल शूटिंग्स, और उनका ही बनाया हुआ है। वो पहला ब्रांड उन्होंने पॉपुलराइज किया, और जब वो विमल पॉपुलर हुआ तो फर्स्ट फाइनेंशियल कंपनी जिसको उन्होंने हायर किया कि अब आप हमें सुझाव दीजिए, हमें इसको चार चांद कैसे लगाने चाहिए, वो था डुपॉन्ट। उस जमाने से ये इंडिया में भी तरक्की का काम करा रहा है। तो डुपॉन्ट कंपनी का अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ये कंपनी ऐसा छोटा मोटा कोई कंपनी नहीं है, इसका जो इंटेलिजेंस है इस कंपनी के लोगों का वो दुनिया भर में फैला हुआ है। और हम लोग उसका एक हिस्सा अभी जानना चाह रहे हैं। डुपॉन्ट कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को तोड़ा इस तरीके से कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उनका तरीका से निकाल दो तो पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा, ना कि सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं ये समझ में आएगा। उस पढ़ाई का नाम पढ़ा डुपॉन्ट एनालिसिस चार्ट। डुपॉन्ट एनालिसिस चार्ट जो एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। डुपॉन्ट एनालिसिस चार्ट किया क्या गया इसमें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ही तोड़ा गया, एक डिफरेंट तरीका से सोचा गया कि इस रेशियो के माध्यम से आप पूरा कंपनी का परफॉर्मेंस जान पाए। और उसमें एनालिसिस कैसा दिखाया गया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। आरओई माने पैट बाय इक्विटी, एंड इट was derived as product of three ratios. The first ratio here is net profit ratio. What it should be? नेट प्रॉफिट कैसे आना चाहिए? नेट प्रॉफिट बाय सेल्स बोलते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, पैट बाय सेल्स। ओके। दूसरा उन्होंने बोला टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर पिछली क्लास में आया था एक्टिविटी रेशियो में, ये आएगा सेल्स बाय टोटल एसेट्स। और तीसरा एक नया रेशियो उसने बनाया इक्विटी मल्टीप्लायर बोलकर, इक्विटी मल्टीप्लायर, विच इज दे सेड टोटल एसेट्स बाय इक्विटी। इसका मतलब क्या हुआ एक बार देखो, जैसे अगर टोटल एसेट्स एक कंपनी का 100 लाख है और इक्विटी उसकी 60 लाख की, इसका मतलब क्या हुआ? चालीस कहां से आया? डेट से आया। बस यही जानना चाहते थे। और लोन लेने से फायदा होता है कि नुकसान होता है? कल समझाया था ना, लिवरेज नहीं, अगर भविष्य अच्छा ही चल रहा है तो लोन लेने से नुकसान तो नहीं है, लिवरेज इफेक्ट समझाया था। तो लिवरेज को ही देखने के लिए ये मल्टीप्लायर उन्होंने डाला। और आप देखिए तीनों का प्रोडक्ट लीजिए, तीनों का प्रोडक्ट लीजिए, क्या पहुंचता है? सेल्स कटेगा, हाँ, सेल्स कटा, टोटल एसेट्स कटा, अल्टीमेटली रिजल्ट तो पैट बाय इक्विटी आएगा। मतलब आपको पता चल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी ही, बट वाया जा रहे हैं ना। तो एक रेशियो से पूरा कंपनी देख लिया। देखिए, एक से प्रॉफिटेबिलिटी देख लिया, दूसरे से एक्टिविटी देख लिया, टर्नओवर से एक्टिविटी भी देख लिया, इक्विटी मल्टीप्लायर से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देख लिया। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को इसमें इग्नोर किया गया, करंट रेशियो नहीं देखा गया, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को इग्नोर किया गया। और मोर ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म का ही बात होगा ना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का बात ही क्यों करे? इक्विटी का बात हो रहा है तो इक्विटी तो लॉन्ग टर्म की चीज है।
तो लॉन्ग टर्म में कंपनी चल पाएगी कि नहीं, सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, आप बहुत सारा रेशियोज खोजते रहते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे। डू पॉन्ट की कंपनी बोली कि भैया एक ही रेशियो देखिए, बट इस तरीके से देखिए, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि कंपनी चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। ओके, अब आपका काम है इसको पूरा एकदम जकड़ के रखना, याद रखना पड़ेगा आपको, तीनों का प्रोडक्ट से डू पॉन्ट तैयार होता है। चलिए आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने? यहाँ पे लिख लीजिए नया टर्म जो ना इक्विटी मल्टीप्लायर, उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए आप। इक्विटी मल्टीप्लायर, it is used to check the leverage effect on companies' returns from employment of debt. Say if total assets is 100 lakh and equity is 60, it is implied that debt is 40 lakhs. Debt is 40 lakhs or 40% of total assets is represented by debt. ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ, आप 100 का मालिकाना 60 लगा के एंजॉय कर पाए, कम पैसे लगा के ज्यादा चीज, ज्यादा बड़ा चीज का मालिक बने हुए हैं। ये इफेक्ट 99% ऑफ द कंपनीज इन दिस वर्ल्ड लेती है, यू नो। आप देखते हैं सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में चले जाइए, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों का इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, कई बार तो मैं वहाँ खड़े होकर सोचते रहता हूँ काश अपना भी कभी ऐसा होगा। तो पूछते दरवान से, भैया अंदर जाने दोगे? कहाँ जाना है? मतलब कहीं नहीं जाना है, ऐसी देख के आना है बिल्डिंग। कितना करोड़ में बना होगा? ला हमको नहीं मालूम। अच्छा, एक एक स्क्वायर फीट कितना का है यहाँ पे, हिसाब लगाते रहते हैं। और 10,000 का कितना स्क्वायर फीट है यहाँ पे? 5 लाख स्क्वायर फीट है। हुई तेरी, 5 लाख, कैलकुलेटर निकाला मोबाइल से, इंटू 10,000 डिवाइड बाई करोड़ रुपया किया, तो 500 करोड़ का बिल्डिंग। कंपनी के पास इतना कमाई है, इतना पैसा है। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना साइकोलॉजिकली, सब आदमी ही सोचता है इतना पैसा है, इतना इस कंपनी का ब्रांड लगा हुआ है, ये कंपनी का बिल्डिंग है।
बट सच्चाई क्या है, सारा एडवांटेज ये लोग का लिवरेज का है। खुद का रुपया 5 करोड़ होगा या 10 करोड़ होगा, 490 करोड़ बैंक से लिया हुआ है, मजा 500 का ले रहे हैं, अपना 10 लगा रहे हैं। ये दुनिया का रूल है, हर कंपनी ऐसे ही बिजनेस कर रहा है। 10 अपना लगाया, 490 उसका किया। अब बहुत हाई लिवरेज है ये तो इसका इक्विटी मल्टीप्लायर बहुत हाई आएगा। तो वो कंपनी के ऊपर रिस्क बहुत ज्यादा है कि बिजनेस एक बार ऊपर नीचे हो गया ना तो कंपनी साफ तो हो ही जाती है। कुछ कुछ कंपनियां साफ ऐसे जो ज्यादा लिवरेज ले लेती है ज्यादा साफ होती है जल्दी से। और यही अगर आप बैलेंस्ड कैलकुलेशन के साथ लेके चलें तो आप देखिए कम रुपए लगाकर ज्यादा लिवरेज टान पाते हो। तो कभी भी ये सोचना कि कोई चीज हाथ में होना है, आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए तो मिल जाता है। ये चीज याद रखिएगा, बिजनेस करने के लिए कुछ भी चाहिए तो मिल जाता है। जरूरी नहीं है अपने को खुद का पैसा से वो लेना है, क्योंकि आज तक हमारी जिंदगी में हमारा आदत यही रहा। आज अपने पॉकेट में मोबाइल फोन है तो अपने पैसे का है, घड़ी है तो अपने पैसे का, कपड़े पहने तो अपने पैसे का पहने। एक कंपनी के यहाँ मैक्सिमम चीज जो है वो गांव के पैसे का है, लिवरेज पे लिया हुआ है, उधार पे लिया हुआ है। करेक्ट। तो उनके ऊपर लोड भी ज्यादा रहते हैं, वो लोग इसलिए बेचैन ज्यादा रहते हैं कि भाई अगर बिजनेस नहीं चला, रेवेन्यू नहीं आया तो सारा चीज उतर जाएगा। और उतर भी जाएगा तो वो लोग को क्या लगता है अपना क्या गया, 5 करोड़ गया। लोगों को क्या लगता है अरे 500 करोड़ साफ हो गया। बट कंपनी चलाने वाले क्या सोचते हैं, हम लगाया कितना था, 5 करोड़, चलो लंदन हमारा तो इतना ही लगा था, बाकी तो दुनिया वालों को लगा था, तो हम उतर गए तो भागो लंदन चलो। समझेगा वो लोग क्या करना है, बैंक समझेगा। अभी वीरेंद्र सहवाग का मस्त एक ट्विटर है, देखा क्या? डियर माल्या प्लीज कम बैक योर 9,000 crore banks have started recovering from us as well as from transaction charges and all। बहुत मस्त ट्विटर था वो। एनीवेज एनीवेज द थिंग इज आपको ये समझना है कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट सब कोई लेते हैं। मतलब एक कंपनी जिसका सेल्स टेरिबल चल रहा है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन टेरिबल चल रहा है, बट स्टिल उसके यहाँ अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है। कैसे? लिवरेज। तो ओवरऑल एनालिसिस के लिए तीनों देखना बनता है। ओके। अब उसी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको भी कराने वाला हूँ। वो है मेरे मैक में, चले आइए पेज 79, इलस्ट्रेशन नंबर 15। मैं एक बार एग्जांपल यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप वहां से देख लीजिए। रेवेन्यू इस कंपनी का 29,261 है, सब मान लो रुपीज इन लाख है, बड़ी कंपनी। नेट इनकम उनका यानी कि पैट, नेट इनकम मतलब लिख लीजिए पैट, 4,212 है। नेट एसेट्स 27,987 है। और इक्विटी उनके यहाँ 13,572 है। ओके। सो कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी थ्रू डूपॉन्ट चार्ट एंड कमेंट। तो आपको निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी बट बाय वे ऑफ डूपॉन्ट चार्ट। तो डूपॉन्ट चार्ट बोलता है निकालने का तरीका में 3 रेशियो निकालिए और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करिए। करिए। पहला रेशियो क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। कैसे आएगा? पैड बाई सेल्स, यानी 4,212 बाई 29,261 कितना आ रहा है? 14.39%। नंबर 2, फिर एसेट टर्नओवर रेशियो,
sorry, revenue by assets, so 29261 divided by 27987, 1.045, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, और एक डेसिमल बोलो, 58, हाँ, 29261 बाई 27987, 0455 आ रहा है। तो 104.55% भी बोला जा सकता है, ठीक है। और तीसरा नंबर इक्विटी मल्टीप्लायर, विच इज एसेट्स बाय इक्विटी, 27987 का एसेट्स है, इक्विटी है 13572, 2.062, इसमें परसेंट का जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर आप लिखिए रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट 14.39%, 104.55% इंटू 2.062 करिए, सब में परसेंट डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 0.31 आ रहा है, यानी 31% अप्रॉक्स आ रहा है। आ रहा है क्या? अब इसी को क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, पैट बाई इक्विटी से चेक करिए। पैट क्या था हमारा, 4212 बाई इक्विटी, 13572। देखिए आंसर वही आ रहा है, 31% अप्रॉक्स। तो आना तो है ही ना, तो कटकटा के हिसाब तो बराबर होना ही है। बट ये सिंपल एनालिसिस है, ये वाया एनालिसिस से कितना चीज मालूम पड़ता है। देखो कंपनी का ऐसे रिटर्न देखे ना तो अच्छा लग रहा है, 31% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब एक इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि मेरा रुपया लेके जाएगा और ये लोग मेरा रुपया से 31% कमाएगा, तो बहुत अच्छा इनकम है। बट अगर सच्चाई देखें तो ये कमाई आने का राज क्या है। राज देखिए, अगर आप देखने जाए तो नेट प्रॉफिट तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, 14.5% बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं, 31% के मुकाबले तो आधा ही है। और एसेट टर्नओवर भी बहुत हाई नहीं है, हाँ बहुत हाई तो नहीं, जितना का एसेट है ऑलमोस्ट उसी के जितना का ये टर्नओवर है। एक पुचका वाला की तरह एसेट टर्नओवर हो, कि कुछ भी नहीं लगाया और लाखों रुपए का टर्नओवर किया तो फिर कोई बात होता। तो यहाँ पे तो एसेट टर्नओवर भी कोई हाई तो नहीं है। तो मेन कारण क्या है इनका इतना रिटर्न आने का। भाई 15 का 30 दिखने लग गया, ये 15 का सीधा 30 दिखने लग गया, 31 दिखने लग गया। ये कारण है पता है, उधार बहुत ले रखा है, उधार बहुत ले रखा है। देखिए टोटल एसेट्स है इनके पास इतने का, जिसमें से इक्विटी है इतना ही, ऑलमोस्ट डबल का इफेक्ट है। यानी कि उधार जितना का इक्विटी है ना उतना का ही डेट लिया हुआ है। 13 प्लस 13 मिलाएंगे तो 26 होगा। तो उसी के कारण इनका नेट प्रॉफिट कम होने के बावजूद, एसेट टर्नओवर कम होने के बावजूद, एसेट टर्नओवर कम होने के बावजूद रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा आ रहा है। ये एनालिसिस पॉसिबल हुआ यहाँ पर, ये पहले पॉसिबल नहीं था। चलिए इसके लिए कमेंट लिखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ moderate NP ratio, in spite of moderate NP ratio and low asset turnover, and low asset turnover, and low asset turnover, comma, the company has higher return on equity, ROE. The company has higher ROE
this is mainly due to the leverage effect enjoyed by the company leverage effect enjoyed by the company leverage effect enjoyed by the company by employing higher debt. ओके, चलिए इलस्ट्रेशन 16 बहुत इजी है, फट से कर दीजिए। इसमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 8%, इक्विटी मल्टीप्लायर इज 3 times, and total asset turnover is 1.5. So they are asking return on equity, क्या करोगे? सब तो रेडीमेड है, क्या करना है? तीनों को इंटू कर देना है। 8% इंटू 3 इंटू 1.5 कितना आया? 36%। अब इतना हाई रिटर्न आने का कारण क्या है? लिवरेज एंजॉय कर रहा है, एनपी तो बहुत कम है इनका, और एसेट टर्नओवर भी कोई खास नहीं है। हो गया? सो ये याद रखना होगा ड्यूपॉन्ट चार्ट में कि पहला तो ड्यूपॉन्ट चार्ट क्या सिखाता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 प्रोडक्ट से आ रहे, 3 प्रोडक्ट है। पहला एनपी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, एंड तीसरा एक नया है इक्विटी मल्टीप्लायर। और सबसे इजी है, जैसे लिख के काट कूट करके चेक कर लेना सब सही आया कि नहीं आया, वो सबसे इजी तरीका याद रखने का। इनफैक्ट मैं भी हमेशा ऐसे ही याद रखा हूँ। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा, मेरे को भी एक बार लगा कि क्या हो रहा है, कैसे याद रहेगा एक साथ 3 रेशियो। तो भाई काट कुट के करके याद रखना हमेशा इजी लगा, तो एक बार में एक्यूरेट भी होता है, और अगर गड़बड़ हो रहा है तो मिल जाता है।